कहाँ लिख, अभी तो वो मेरे प्रेम की समस्याएं में उलझा हुआ, तो कैसे बेचारा लिखेगा। इस समय तो गीत ही फूटेगा उसके अंदर से, या गीत फूटेगा या डायरी लिखी जाएगी, और कुछ नहीं लिख सकते। ये चिट्ठी, आखिरी चिट्ठी जाने से पहले। और यदि कोई ठीक ठाक पढ़ लिख के 2 घंटे पढ़ा है, बहुत सारे नए नए सूत्र मिले, पॉइंट्स मिले हैं, दिमाग चल रहा है इस समय, तेज कॉग्निटिव माइंडसेट है, आप कहें यार एक शेर लिखो इस समय, अब उस समय उसको HDI की रिपोर्ट ध्यान आ रही है, और वो सब जवाब कह रहे शेर लिखो इस समय। कैसे शेर लिखेगा? शेर के लिए शाम का समय, दिल तुड़वा के आने के बाद का समय ठीक रहता है। जब आप कॉग्निटिव माइंडसेट में है, बौद्धिक मनस्थिति में है, तो आप उस समय गद्य लिखेंगे, और गद्य में भी निबंध लिखेंगे, आलोचना लिखेंगे। आलोचना का मतलब समीक्षा। तो माइंडसेट अलग अलग होते हैं, लेकिन गद्य और पद्य को अलग करने वाली चीज क्या है? जैसे पद्य में एक चीज कुछ लोग बोलते हैं तुक, एक चीज बोलते हैं छंद। छंद वही है जिसको अंग्रेजी साहित्य में मीटर कहते हैं, मीटर। छंद को हम पढ़ेंगे कुछ दिनों के बाद, अभी सिर्फ ये समझ रहे, दोहा एक छंद है। यानी अगर आपको बता दें कि भाई आपको जो लिखना है ना, इतनी मात्राएं ऐसी, फिर इतनी मात्राएं ऐसी लगाओ, इतनी मात्राएं ऐसी, इतनी मात्राएं ऐसी लगा दो, एक सिस्टम बना दिया अगर, तो छंद कहते हैं। जैसे दोहा है, दुनिया में कोई भी दोहा होगा, उसकी पहली पंक्ति के पहले हिस्से में 13 मात्राएं होंगी, दूसरे में 11, दूसरे में भी 13 और 11 है, कुल 48 मात्राएं होंगी। और ये वाली जो मात्राएं हैं, 11वीं 11वीं लास्ट वाली दोनों मात्राएं, ये छोटी मात्रा होगी, उससे पहले वाली बड़ी मात्रा होगी। ये नियम है। बड़ी मात्रा को ऐसे लिखते हैं, छोटी मात्रा को ऐसे लिखते हैं। तो अगर कोई आपके सामने चित्र बना दे ऐसा और कहे कि ये क्या है, आप बोलना दोहा है, कोई बनाएगा नहीं आपके सामने, आपका पाठ्यक्रम इसकी डिमांड नहीं करता है। लेकिन क्योंकि दोहा शब्द बार बार आएगा, पता रहेगा, तो अच्छी बात है। 13 मात्राएं, कॉमा 11 मात्राएं। उन 11 में आखिरी 3 मात्राएं जो हैं, एक बड़ी बड़ी 2 मात्राएं, और लास्ट वाली छोटी मात्रा, ठीक यही सेकंड लाइन में हो, ये दोहा है। गुरु गोविंद दो पड़े, नहीं खड़े, क्या था? खड़े के पड़े, खड़े, ठीक है, छोड़िए, ऐसी बानी बोलिए कर लेते हैं। ऐसी बानी बोलिए 13 मात्रा हो गई। मन का आपा खो, या खो बड़ी मात्रा या छोटी मात्रा। औरन को शीतल करे, कौमा आपहु शीतल हो, या हो बड़ी मात्रा या छोटी मात्रा। बस ये दोहा है। इसका सही अर्थ जो कबीर नहीं बता पाए थे वो ये है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा खोकर ऐसा बोलो, और उनको शीतल करे, बाकी सब ठंडे हो जाएं, आपहु शीतल होए। और क्योंकि सब ठंडे हो गए, उसके बाद खुद भी ठंडे हो जाओ। इसका ये अर्थ लिख के बताना परीक्षा में, इसका दरअसल अर्थ वही है। मन का आपा खोए मतलब अहंकार खोकर ऐसी बानी बोलिए, कितनी मधुर वाणी बोली कि और उनको शीतल करे, बाकी लोग शांत हो जाएं। इतना मधुर बोला आपने, और आप खुद भी शीतल रहे। लेकिन एक अर्थ दूसरा जो आजकल हंसी मजाक में निकलता है वो ये भी है। लेकिन हर पद्य में तुक हो ये जरूरी नहीं है, हर पद्य छंद में हो ये भी जरूरी नहीं है। आपने ऐसी कविताएं पढ़ी जिसमें तुक नहीं होती, और वो कोई छोटी लाइन कोई बड़ी लाइन, इस तरह की कविता पढ़ी होंगी बहुत सारी, आजकल तो वैसे ज्यादा लिखी जा रही हैं। उनको अतुकांत कविताएं कहते हैं, अतुकांत, उसमें तुक नहीं होती। अगर तुक और छंद जरूरी नहीं है, तो वो कौन सी चीज है जो गद्य और पद्य को अलग करती है? ये कोई आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू में, कौन सा एलिमेंट है जो गद्य को पद्य से अलग करेगा? उस एलिमेंट का नाम है लय। लय, लय के लिए एक शब्द है रिदम। रिदम की स्पेलिंग होती है RHYTHM, रिदम, लय। सामान्य भाषा में इसको फ्लो भी कह सकते हैं, प्रवाह भी कह सकते हैं। लेकिन लय पता रहेगा तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, कोई आपको उलझा नहीं पाएगा। देखिए, पढ़ने का मजा तब है जब आपको कोई उलझा ना सके। कोई कितने भी सवाल पूछे टेढ़े मेढ़े, आपके पास सबका उत्तर होना चाहिए, और एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो अगर कोई पूछे कि गद्य और पद्य को अलग करने वाला एक तत्व कौन सा है, जो एक ही तत्व काफी है, वो क्या है? लय है। तो लय क्या है? लय का मतलब है जिसके उच्चारण में प्रवाह है, उस प्रवाह को लय कहते हैं।
लेकिन बड़ी दिक्कत है। जैसे कोई गीत है, कोई भी गीत आप सोच लीजिए जो बहुत ही अच्छी धुन में भरा हुआ गीत हो। कौन सा गीत आजकल सुपरहिट चल रहा है बताइए, उसी की बात कर लें। लैला में लैला, ये तो बहुत पुराना नहीं है, फिर से आ गया क्या?